हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर सारथी। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के प्रीवियस ईयर पेपर को, जो 13 सितंबर 2021 को कंडक्ट हुआ था। ये पेपर आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज इसी पैटर्न पर बेस्ड आपका नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है। तो यहाँ पे जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो टॉपिक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और जिस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पे आए हैं वैसे ही क्वेश्चंस आपको आगे आने वाले एग्जाम में दिखेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे बात करेंगे पार्ट 1 कंप्यूटर नॉलेज के बारे में। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 13 सितंबर को पेपर हुआ था और यहाँ पे 3 घंटे का एग्जाम होता है यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 1 है क्वेश्चन रिलेटेड टू नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स ऑफ डोएक ओ लेवल। तो डोएक ओ लेवल को आप क्या बोलते हैं? नीलिट ओ लेवल बोलते हैं। और यहाँ पे पार्ट 1 में ओ लेवल के सिलेबस पर बेस्ड आपको कंप्यूटर नॉलेज के 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, जहां पर हर एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा और 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, और यहाँ पे पास करने के लिए आपको 25 मार्क्स लाने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। इन एन HTML पेज द A tag defines a hyperlink and its dash attribute specifies the URL of the page the link goes to। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है HTML से। तो HTML की फुल फॉर्म से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसकी फुल फॉर्म के साथ। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML एक मार्कअप लैंग्वेज होती है जिसका इस्तेमाल करके हम वेब पेजेस को क्रिएट करते हैं। ठीक है, और स्टैटिक वेब पेजेस को क्रिएट कर पाते हैं HTML की हेल्प से। तो यहाँ पे एंकर टैग जो होता है ये होता है A टैग को हम बोलते हैं क्या? एंकर टैग बोलते हैं। और अगर आपको वेब पेज पर इंसर्ट करना है हाइपर लिंक, तो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं A टैग, मतलब एंकर टैग का। तो यहाँ पे इसके एट्रीब्यूट से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो यहाँ पे बात करते हैं एंकर टैग के सिंटेक्स के बारे में। तो इस तरीके से सिंटेक्स रहता है एंकर टैग का। ए href इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे वो लिंक आएगा जहाँ पे आपको रीडायरेक्ट होना है। तो लेट्स सपोज यहाँ पे है a1.html, ये वो लिंक है जहाँ पर हमें पहुंचना है। इसके बाद यहाँ पे और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं एंकर टैग के, जैसे कि टारगेट एट्रीब्यूट, बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। टारगेट एट्रीब्यूट के अंदर हम ये बताते हैं कि जो हम लिंक ओपन करेंगे वो कहाँ पे ओपन होगा, उसकी लोकेशन क्या होगी। ठीक है, तो टारगेट एट्रीब्यूट की भी अलग अलग वैल्यूज होती है जो हम डिस्कस करेंगे थ्योरी क्लास के अंदर जब पढ़ेंगे HTML को डिटेल के अंदर। इसके बाद यहाँ पे हम इसे बंद कर देते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं वो टेक्स्ट जिस पे क्लिक करके आप इस लिंक पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्लिक हेयर। लेट सपोज ये वो टेक्स्ट है जिस पे क्लिक करके आप पहुंच जाएंगे अपने लिंक पे। थोड़ा मैं जूम आउट कर रही हूँ। ठीक है, और इसके बाद फाइनली आप यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश के साथ एंकर टैग को क्लोज करते हैं। तो ये एंकर टैग का स्टार्टिंग टैग है, मतलब ओपनिंग टैग, और ये है क्लोजिंग टैग। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इसका आंसर बनने वाला है क्या? href एट्रीब्यूट। href एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट है जिसके अंदर आप लिंक को बताते हैं जिस लिंक पे हमें जाना है। तो यहाँ पे लिंक को आप स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, href का मतलब क्या होता है? हाइपर लिंक रेफरेंस। क्लियर हो गया? आई होप सो आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ईमेल आईडी? इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो वैलिड ईमेल आईडी नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे नॉट बोला है, आपको इसका ध्यान देना पड़ेगा। देखो फर्स्ट में है success.institute@gmail.com। तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक है ये, बिकॉज यहाँ पे देखो अपर केस के अंदर सभी लेटर्स का इस्तेमाल किया गया है, तो ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद सेकंड है success@gmail.com। जब हम अपर केस के अंदर लिखते हैं ईमेल आईडी तो वो बाय डिफॉल्ट लोअर केस में ही कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद सेकंड है success@gmail.com, ये बिल्कुल ठीक है।
ये भी ठीक है। यहाँ पे है success-institute@gmail.com। तो हाइफन जो है वो अलाउड नहीं होता है ईमेल आईडी के अंदर। तो यहाँ पे इसलिए ये जो है ये एक रॉन्ग और वैलिड नहीं है ईमेल आईडी, ठीक है। तो ये गलत है। इसके बाद success@gmail.com ये बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, हाइफन यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। अब बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर थर्ड। द सी लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड बाय। तो सी लैंग्वेज हम स्टार्ट करने वाले थे आज से, लेकिन मैंने सोचा कि हम मंडे से फ्रेश वीक से स्टार्ट करेंगे सी लैंग्वेज को। तो सी लैंग्वेज से यहाँ पे पहला क्वेश्चन आया है, सी लैंग्वेज को किसने डेवलप किया है? ऑप्शन नंबर ए माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन नंबर बी एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन नंबर सी डेनिस रिची, या फिर ऑप्शन नंबर डी ब्लेस पास्कल। तो यहाँ पे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेनिस रिची ने डेवलप किया था सी लैंग्वेज को। और कहाँ पे किया था एट एटी एंड टी लेबोरेटरी, एटी एंड टी बेल लेबोरेटरी में सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया था बाय डेनिस रिची इन द ईयर 1972, ठीक है। तो 1972 में सी लैंग्वेज को बनाया गया था। तो कई बार इसके ईयर या फिर इसके लेबोरेटरी से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू सी लैंग्वेज इज आर फॉल्स। तो यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल रहा है। देखो सी लैंग्वेज से यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, अ फंक्शन मस्ट बी डिक्लेयर्ड ग्लोबली इन अ सी लैंग्वेज टू टेल द कंपाइलर अबाउट द फंक्शन नेम, फंक्शन पैरामीटर्स एंड रिटर्न टाइप। यहाँ पे आपको बताना है फॉल्स कौन सी स्टेटमेंट है, ठीक है। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है, द पैरामीटर लिस्ट मस्ट नॉट डिफर इन फंक्शन कॉलिंग एंड फंक्शन डिक्लेरेशन। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। देखो सी लैंग्वेज में क्या होता है कि जिस भी फंक्शन का आप प्रोग्राम में यूज करने वाले हो उस फंक्शन को आपको सबसे पहले डिक्लेयर करना होता है, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन से रिलेटेड तीन चीजें आप याद कर लो। एक होती है फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है। इसके बाद फंक्शन को डिक्लेयर करने के बाद हम फंक्शन की डेफिनेशन देते हैं, फंक्शन डेफिनेशन। और उसके बाद हम फंक्शन को कॉल करते हैं, तो फंक्शन कॉलिंग, ठीक है। तो इन तीन स्टेप में आपका फंक्शन वर्क करता है, फंक्शन कॉलिंग। तो फंक्शन डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है कि हमें ग्लोबली डिक्लेयर करना होता है। कंपाइलर को ये बताना होता है कि जो फंक्शन हम यूज करेंगे आगे उस फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन की पैरामीटर्स क्या है और रिटर्न टाइप क्या होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे देखो, इंट सम, इंट कॉमा इंट, और बाद में सेमी कॉलन लगाना होता है, ठीक है। तो ये मैंने क्या करा, फंक्शन को डिक्लेयर किया ये बताने के लिए कि यहाँ पे, एक मिनट कलर चेंज करते हैं पहले। यहाँ पे जो मैंने ये लिखा है इंट, ये है रिटर्न टाइप, ठीक है। इसके बाद जो ये है सम, ये है फंक्शन का नाम, और जो ब्रैकेट्स के अंदर इंट कॉमा इंट है ये क्या है आपके, ये आपके है पैरामीटर्स, ठीक है। तो यहाँ मैंने डिक्लेरेशन में फंक्शन का नाम, फंक्शन का रिटर्न टाइप और फंक्शन पैरामीटर्स को बताया। तो स्टेटमेंट वन में यही लिखा हुआ है कि फंक्शन को आपको ग्लोबली डिक्लेयर करना पड़ता है कंपाइलर को बताने के लिए कि फंक्शन नेम, फंक्शन पैरामीटर्स और रिटर्न टाइप क्या होगा। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, देखो, द पैरामीटर लिस्ट मस्ट नॉट डिफर इन फंक्शन कॉलिंग एंड फंक्शन डिक्लेरेशन। देखो यहाँ पे अगर बात करूं फंक्शन डेफिनेशन की, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि फंक्शन कैसे काम करेगा। तो जैसे कि यहाँ पे इंट सम है, अब यहाँ पे पैरामीटर्स का आप नाम भी लिखेंगे, जैसे कि इंट ए कॉमा इंट बी, दो पैरामीटर्स है। इनको यूज करके फर्दर इसकी बॉडी के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है। अब देखो फंक्शन कॉलिंग के अंदर हम कॉल करते हैं अपने फंक्शन को, तो कॉल करने के लिए आप यूज करते हो फंक्शन का नाम जो कि है सम, और ब्रैकेट में आप देते हो वो पैरामीटर्स जो आपको
चाहिए कॉलिंग के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो पैरामीटर्स आपने डिक्लेयर करते वक्त बताए हैं, इंट टाइप के 2 पैरामीटर्स होंगे, तो यहाँ पे कॉल करते टाइम भी इंट टाइप के 2 पैरामीटर्स ही होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि 5 और 7 का सम हो जाए। ठीक है, सेमी कॉलन। तो यहाँ पे 5 और 7 मैंने सम के ब्रैकेट में दिए हैं। ठीक है, और दोनों क्या है, इंटीजर टाइप के हैं। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, जो पैरामीटर लिस्ट होती है वो डिफरेंट नहीं होगी फंक्शन कॉलिंग और फंक्शन डिक्लेरेशन के टाइम पे। ठीक है, अगर आपने डिक्लेयर करते वक्त बताया है कि 2 इंट टाइप के पैरामीटर्स होंगे, तो कॉल करते टाइम भी दोनों इंटीजर टाइप के पैरामीटर्स आपको देने होंगे। आप पैरामीटर्स बढ़ा नहीं सकते, कम नहीं कर सकते और उनके टाइप को भी चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं फ्लोट टाइप का पैरामीटर नहीं दे सकती। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और यहाँ पे कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, नाइदर वन नॉर टू। कोई भी गलत नहीं है, मतलब ना पहली ना दूसरी गलत है। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम में मार्क्स लेने हैं तो आपको सी लैंग्वेज बहुत ध्यान से पढ़नी पड़ेगी। आप देख रहे हो इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, ये नहीं कि आपसे बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछते हैं। वो इन डेप्थ क्वेश्चन आएंगे और अगर आपको थ्योरी नहीं पता होगी तो आपके क्वेश्चन गलत होने के पूरे चांस है, और अगर क्वेश्चन गलत हुआ तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सुटेबल टू क्रिएट, एडिट एंड सेव प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स लाइक लेटर्स एंड रिपोर्ट्स। ठीक है, तो लेटर्स और रिपोर्ट्स को बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए और सेव करने के लिए आप किस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हो? एम एस वर्ड का, एम एस पावर पॉइंट का, एम एस एक्सेल का या फिर एम एस एक्सेस का? तो बहुत ही आसान सा आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एम एस वर्ड। एम एस वर्ड क्या है? बेसिकली आपका एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग के लिए। किस लिए करते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, लेटर, रिपोर्ट्स, इन सब चीजों के लिए हम यूज करते हैं एम एस वर्ड का। आपने बहुत बार यूज भी किया होगा। और अगर बात करें एम एस पावर पॉइंट की, तो यहाँ पे हम प्रिपेयर करते हैं प्रेजेंटेशंस। ठीक है, प्रेजेंटेशंस के लिए यूज करते हैं एम एस पावर पॉइंट का। एम एस एक्सेल में हम करते हैं स्प्रेडशीट्स में काम। ठीक है, स्प्रेडशीट्स प्रिपेयर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एम एस एक्सेल का, और एम एस एक्सेस का इस्तेमाल करते हैं डेटाबेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे डेटाबेस के लिए इस्तेमाल करते हैं एम एस एक्सेस का। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको सभी ऑप्शन समझा दिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, एम एस वर्ड। तो एम एस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इसके अंदर एम एस वर्ड, एम एस पावर पॉइंट और एम एस एक्सेल तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं डिस्कस कराऊंगी आपके साथ थ्योरी क्लास के अंदर, बिकॉज यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, बढ़ेंगे आगे और यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉन इंटरेक्टिव? तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो नॉन इंटरेक्टिव होता है नेचर में? ऑप्शंस है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर आपने क्लास ली है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। यहाँ पे इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको मैंने बताया था कि बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता था वो आपके हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर पाता था, इसीलिए कंप्यूटर ऑपरेटर की वहां पे रिक्वायरमेंट होती थी, जो आपकी जॉब्स को सॉर्ट कर कर बैचेस में कन्वर्ट करता था। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर आपने थ्योरी क्लास ली है तो आपको डेफिनेटली इसका आंसर आता है, और इस टाइप से क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। व्हाट इज द एड्रेस ऑफ द सेकंड सेल इन एन एम एस एक्सेल वर्कशीट कंसिडरिंग सेल नंबरिंग इन अ रो वाइज ऑर्डर? ठीक है, तो यहाँ पे एम एस एक्सेल से क्वेश्चन आया। देखो यहाँ पे एम एस एक्सेल में आप जानते हैं इस टाइप से होता है, आपका रोज और कॉलम की कॉम्बिनेशन के अंदर आपकी स्प्रेडशीट होती है, और रोज और कॉलम के कॉम्बिनेशन से मिलके बनता है क्या? सेल बनता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये आपकी क्या है, अलग अलग कॉलम्स हैं,
ठीक है, ये सारी कॉलम्स है आपकी, और यहाँ पे ये रोज है। इस तरीके से आपकी स्प्रेडशीट होती है। अब यहाँ आपसे पूछा है कि सेकंड सेल का एड्रेस क्या होगा, तो मैं यहाँ पे कलर चेंज करके आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे क्या होता है, जो आपकी कॉलम्स होती है वो रिप्रेजेंट होती है अल्फाबेट्स के साथ, ए बी सी डी एंड सो ऑन। ठीक है, इस टाइप से ए बी सी डी, इस तरीके से यहाँ पे अल्फाबेट्स रिप्रेजेंट करते हैं एमएस एक्सेल में क्या, आपके कॉलम्स को, और जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 ये रिप्रेजेंट करते हैं रोज को, इस टाइप से सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड सेल का एड्रेस पूछा है, तो ये जो होता है ये आपका होता है पहला सेल, और ये आपका है दूसरा सेल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि दूसरे सेल का एड्रेस क्या है, B1। सेल का एड्रेस कैसे पढ़ते हैं, पहले किस कॉलम का है वो पहले वो आता है, और फिर किस रो में वो सेल है वो आता है। तो अगर बात करें इस वाले सेल की, तो ये है B1। ठीक है, पहले आएगा कॉलम फिर आएगा उसका रो, तो ये है हमारा सेकंड सेल। ये फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल होता है A1 और सेकंड होता है B1, थर्ड क्या होगा C1, फोर्थ क्या होगा D1। तो इस तरीके से सेल्स चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है क्या, जो आपको सेल को नंबरिंग देनी है वो देनी है रो वाइज, तो इसलिए मैंने रो वाइज नंबरिंग दी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। अगर बोलते हैं कि आपको कॉलम वाइज नंबरिंग देनी है, ऑर्डरिंग देनी है, तो उस केस में क्या होता, ये बनता हमारा पहला और ये बनता हमारा सेकंड, फिर हमें कॉलम वाइज बनाने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रो वाइज है, तो यहाँ पे इस वाले के बाद अगला जो सेल है रो में वो बनेगा सेकंड सेल। तो यहाँ पे B1 इज द राइट आंसर। अगर यहाँ पे होता कि कॉलम वाइज बताओ, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा होता कि कॉलम वाइज, ठीक है, मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देती हूँ समझाने के लिए। अगर क्वेश्चन में होता कॉलम वाइज ऑर्डर का इस्तेमाल करके आपको फोर्थ सेल का एड्रेस बताना है, ठीक है, फोर्थ सेल का एड्रेस बताना है, तो उस केस में आंसर क्या आएगा, देखो यहाँ पे आंसर आएगा, जो आपकी पहली कॉलम है उसके अंदर ये बनेगा पहला, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेती हूँ एक बार फिर से। देखो ये बनेगा आपका कॉलम वाइज में, ये आपका पहला सेल है, ये आपका बनेगा दूसरा सेल, ये बनेगा तीसरा सेल, और ये बनेगा आपका चौथा, मतलब फोर्थ सेल। तो कॉलम वाइज के अंदर यहाँ पे आंसर आता है आपका A4। ठीक है, तो आंसर आता है A4, पहले कॉलम आएगी ए, उसके बाद रो आएगा फोर्थ। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे रो वाइज के अकॉर्डिंग इसका आंसर है सेकंड सेल का एड्रेस है B1। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट आता है किसी क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की। What is the shortcut key to open font dialog box in MS Word? तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करके आप क्या कर सकते हैं, आप टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप फॉन्ट का साइज भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, स्टाइल और साइज को चेंज कर सकते हैं आप किसके, टेक्स्ट के। तो यहाँ पे ऑप्शंस है Alt+F, Control+D, Control+Alt+D एंड लास्ट इज Control+F। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, Control+D। Control+F मत लगाना, बिकॉज F फॉर फॉन्ट, तो F फॉर आपने यहाँ पे भी लगा दिया, नो। Control+F जो होता है वो यूज में आता है किसके लिए, फाइंड करने के लिए। ठीक है, अगर आपको कोई भी लेटर फाइंड करना है या कोई टेक्स्ट फाइंड करना है तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं Control+F का, बट Control+D का इस्तेमाल करते हैं हम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए Control+F भी ऑप्शन में दिया गया है, बट Control+F जो क्या होता है वो टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए यूज में लाया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया? तो बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 की। हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन एन IPv4 एड्रेस? IPv4 एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट्स की रिक्वायरमेंट होती है? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में देखा गया है। ठीक है, ऑप्शन है 64 बिट्स, 128 बिट्स, 32 बिट्स या फिर 16 बिट्स। इसका आंसर बनता है 32 बिट्स, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं आईपी के बारे में। ठीक है, आईपी एड्रेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आईपी की फुल फॉर्म पूछी जाती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपी। ठीक है,
इसके बाद देखो आईपी एड्रेस के दो अलग अलग वर्जन्स है जो कि पॉपुलर है। फर्स्ट इज IPv4, यहाँ पे V का मतलब है वर्जन, ठीक है। V का मतलब क्या है, यहाँ पे वर्जन से मतलब है इसका। इसके बाद नेक्स्ट है IPv6, ठीक है। दोनों ही इम्पोर्टेंट है लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर है वो है IPv4, बट एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे IPv4 एड्रेस जो होता है उसे हम 32 बिट्स के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो IPv6 एड्रेस होता है उसे हम 128 बिट्स के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कई बार बिट्स ना पूछकर बाइट्स के अंदर भी क्वेश्चन आता है। तो देखो यहाँ पे आपको पता है, मैंने पढ़ाया है आपको कि 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 1 बाइट में होते हैं 8 बिट्स, ठीक है। तो अगर आपको ये देखना है कि 32 बिट्स को आप कितने बाइट्स में लिख सकते हैं, तो इसके लिए आप सिंपली क्या करें, 32 को डिवाइड कर दो 8 से। तो यहाँ पे डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 4 बाइट्स, ठीक है। मतलब 4 बाइट्स बोलो या फिर 32 बिट्स बोलो, दोनों सेम चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे बाइट्स में से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे ही यहाँ पे 128 बिट्स, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको पता लगाना है कितनी बाइट्स है तो यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे 8 से, ठीक है। तो यहाँ पे है 8 1 जा 8, और यहाँ पे 12 माइनस 8 कितना होता है 4, 48। तो 8 6 जा हो गया 48। तो यहाँ पे 16 बाइट्स लगेंगी आपको 128 बिट्स को रिप्रेजेंट करने में, ठीक है। 16 बाइट्स बोलो या फिर 128 बोलो, दोनों ही ठीक है, ठीक है। 16 बाइट्स या फिर 128 बिट्स, दोनों ही सेम बात है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो आपसे IPv6 से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब्स द ट्रूथफुलनेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कौन सी फॉल्स है। तो अगेन यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ASP.NET एक्टिव सर्वर पेजेस .NET इज अ वेब फ्रेमवर्क डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये बिल्कुल ठीक बात है, माइक्रोसॉफ्ट ने ही ASP.NET फ्रेमवर्क को डिजाइन और डेवलप किया है। इसके बाद नेक्स्ट है सेकंड स्टेटमेंट, ASP.NET provides fantastic integration of HTML, CSS and JavaScript। ये भी बिल्कुल ठीक बात है। HTML, CSS और JavaScript इन तीनों को इंटीग्रेट करा गया है ASP.NET फ्रेमवर्क में। तो ये दोनों ही बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेंगे वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये भी ट्रू है और सेकंड भी ट्रू है, ठीक है। अब यहाँ पे HTML की फुल फॉर्म हम डिस्कस कर चुके हैं। CSS की फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में आती है। इसकी फुल फॉर्म है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, ठीक है। कास्केडिंग स्टाइल शीट, इसका इस्तेमाल हम करते हैं HTML वेब पेज को स्टाइलिंग प्रोवाइड करने के लिए। क्लियर हो रहा है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, लेकिन इससे पहले अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए लर्नर सारथी को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। Which of the following characters are not allowed for variable name in C? ठीक है, C लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे वेरिएबल नेम से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इनमें से कौन सा करेक्टर्स है जो अलाउड नहीं होता वेरिएबल नेम के लिए। ऑप्शन है अल्फाबेट्स, वाइट स्पेस करेक्टर्स, अंडरस्कोर या फिर डिजिट। यहाँ से तो क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, अगर सी लैंग्वेज आएगी एग्जाम में तो वेरिएबल नेम के रूल से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे वेरिएबल नेम का मतलब क्या होता है, मेमोरी में जिस लोकेशन पे आपको डेटा स्टोर करना है उस लोकेशन का एक नाम होता है, उसे बोलते हैं वेरिएबल नेम। सिंपल भाषा में आपको मैंने बता दिया है कि मेमोरी में आपको जो लोकेशन रिजर्व करनी है, जहां पे आपको डेटा को स्टोर करवाना है, उस लोकेशन को रेफर करने के लिए हमें एक नाम चाहिए रहता है, उसे बोलते हैं वेरिएबल नेम। तो वेरिएबल नेम को बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर नहीं फॉलो करोगे तो क्या आ जाएगी, सिंटेक्स एरर आ जाएगी थ्रू कंपाइलर, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल नेम के अंदर आप अल्फाबेट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, अपर केस का भी कर सकते हो और लोअर केस का भी कर सकते हो, लेकिन रिकमेंडेशन होती है कि आप
लोअर केस लेटर्स का ही इस्तेमाल करें वेरिएबल नेम क्रिएट करते टाइम। ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो आप कर सकते हो अपर केस का भी, लेकिन रिकमेंड होता है कि आप लोअर केस का ही इस्तेमाल करें। इसके बाद अंडरस्कोर का आप इस्तेमाल कर सकते हो। अंडरस्कोर एक ऐसा आपका स्पेशल कैरेक्टर है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हो वेरिएबल नेम को क्रिएट करते टाइम पे। इसके बाद डिजिट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वाइट स्पेस कैरेक्टर मतलब जो आपका वाइट स्पेस है, स्पेस का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे वेरिएबल नेम में। और डिजिट्स के साथ भी एक रूल होता है कि डिजिट्स को आप वेरिएबल नेम के स्टार्टिंग में इस्तेमाल नहीं करेंगे। अंडरस्कोर को आप स्टार्टिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डिजिट को आप वेरिएबल नेम की स्टार्टिंग में यूज नहीं करेंगे, बीच में कहीं पर भी या फिर एंड में यूज कर सकते हैं। तो अगर बात करूं कुछ एग्जांपल्स की यहाँ पे, तो देखो समझना। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं सैलरी। सैलरी एक वेरिएबल नेम है, ये बिल्कुल ठीक है। मैंने यहाँ पे सभी अल्फाबेट्स का इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, सारे यहाँ पे क्या अल्फाबेट्स है, SALARY। अब अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर दूं सैलरी अंडरस्कोर एम्प्लॉय 1, तो ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे मैंने अंडरस्कोर का इस्तेमाल किया, अल्फाबेट्स का इस्तेमाल किया और डिजिट का इस्तेमाल किया, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मैं ये लिख दूं 1 एम्प्लॉय अंडरस्कोर सैलरी, ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे हमने वेरिएबल नेम की स्टार्टिंग कर दी डिजिट से, इसलिए गलत है। ठीक है, और एक चीज और, वाइट स्पेस का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते सैलरी एम्प्लॉय 1, यहाँ पे जो बीच में ये वाइट स्पेस आ रहा है, ये जो स्पेस है, ये स्पेस, इसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते वेरिएबल नेम के अंदर। या तो यहाँ पे अंडरस्कोर लगाओ या फिर इनको कंबाइन करके लिखो। ठीक है, तभी ये एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज ये रॉन्ग होगा। तो आपको मैंने यहाँ पे समझा दिया कि आप डिजिट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। अंडरस्कोर सिर्फ एक ऐसा सिंबल है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। इसके अलावा आप @ हैश, परसेंटेज, स्टार, इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे वेरिएबल नेम को क्रिएट करते टाइम पे। ठीक है, बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12। इन सी हैश अ वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विद डैश एंड डैश ओनली। तो सी हैश भी क्या है, सी का ही एक वेरिएंट है। तो यहाँ पे बोला गया है सी हैश के अंदर वेरिएबल नेम किस से स्टार्ट हो सकता है सिर्फ। तो आपको मैंने बताया है कि वेरिएबल नेम की स्टार्टिंग हम अल्फाबेट या फिर अंडरस्कोर से ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सी लैंग्वेज है उसी के रूल्स फॉलो होते हैं, बिकॉज सी क्या है, आपकी मदर लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल नेम की स्टार्टिंग डिजिट से नहीं होगी, और डिजिट वाइट स्पेस तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे अंडरस्कोर से हो सकती है लेकिन डिजिट से नहीं होगी। तो अगेन यहाँ पे आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अल्फाबेट और अंडरस्कोर के साथ ही क्या होगा, आप वेरिएबल नेम की स्टार्टिंग कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो आपने देखा कि कितने सारे क्वेश्चन हम अभी तक कर चुके हैं सी लैंग्वेज पर बेस्ड। तो काफी इंपॉर्टेंट है सी लैंग्वेज हमारे लिए, जो हम मंडे से स्टार्ट कर देंगे थ्योरी क्लासेस सी लैंग्वेज की। तो अगर अभी तक आपने क्लासेस देखना स्टार्ट नहीं किया है तो चाहिए प्लेलिस्ट के अंदर, वहां पे आपको सभी क्लास मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्रोम में इनमें से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग क्रोम इनकॉग्निटो मोड में नया विंडो खोलने के लिए किया जाता है? ठीक है, अब यहाँ पे ना कई बच्चे सोचते हैं कि कुछ क्वेश्चंस तो हिंदी में है और कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कैंडिडेट की रिस्पॉन्स शीट है ना, तो इसमें जो क्वेश्चन स्टूडेंट ने हिंदी में देखे हैं वो हिंदी में आते हैं, और जो क्वेश्चन इंग्लिश में व्यू करे हैं वो इंग्लिश में आते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। आपका पेपर एक लैंग्वेज में आएगा जो आप चूज करोगे स्टार्टिंग में, उसके बाद क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चंस देख सकते हो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा हिंदी में या फिर इंग्लिश में तो आप चेंज कर सकते हो अपनी लैंग्वेज को। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे 13 क्वेश्चन ये बोल रहा है कि क्रोम के अंदर, मतलब गूगल क्रोम के अंदर आप किस कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज करते हो इनकॉग्निटो मोड को ओपन करने के लिए, मतलब इसके अंदर न्यू विंडो को खोलने के लिए, इनकॉग्निटो मोड में नया विंडो खोलने के लिए किस शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है Ctrl+N, Ctrl+Shift+C, Ctrl+C या फिर Ctrl+Shift+N। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। यहाँ पे
अगर इनकॉग्निटो मोड में आपको न्यू विंडो खोलनी है तो इसके लिए इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का। अब ये समझ लो कि होता क्या है इनकॉग्निटो मोड। देखो, गूगल क्रोम की बात करें या फिर कोई और ब्राउज़र की बात करें तो यहाँ पर होता है इनकॉग्निटो मोड। इसका मतलब क्या है कि जो भी आप ब्राउज़िंग करेंगे ब्राउज़र के थ्रू वो डेटा सेव नहीं होगा। तो प्राइवेट ब्राउज़िंग करने के लिए, ठीक है, प्राइवेट ब्राउज़िंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं किसका? 1 मिनट। इस्तेमाल करते हैं इनकॉग्निटो मोड का। जो भी डेटा है, जो आपकी एक्टिविटीज़ हो रही है ब्राउज़र के ऊपर वो सेव नहीं होगा यूजिंग इनकॉग्निटो मोड। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू रीलोड द करंट पेज इग्नोरिंग कैश्ड कंटेंट इन क्रोम। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर आपको करंट पेज को रीलोड करना है तो किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? क्रोम की बात यहाँ पे हो रही है। F5 का, शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F6 या फिर शिफ्ट प्लस F5। तो यहाँ पे शिफ्ट प्लस F5 का इस्तेमाल करेंगे। तो ब्राउजर की शॉर्टकट की से काफी क्वेश्चंस हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। द लाइफ टाइम लॉन्गिविटी ऑफ द स्टैटिक वेरिएबल्स इन अ सी प्रोग्राम इज। अगेन सी प्रोग्राम से क्वेश्चन आ गया। देखो, सी प्रोग्राम के अंदर स्टैटिक वेरिएबल्स की लाइफ टाइम से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है स्टोरेज क्लास टॉपिक से। सी लैंग्वेज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टोरेज क्लास, ठीक है। इसके अंदर स्टैटिक स्टोरेज क्लास की हेल्प से हम बनाते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स, ठीक है। तो यहाँ पे 4 टाइप की आपकी होती है स्टोरेज क्लास। कितने टाइप की होती है? 4 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है? ऑटो स्टोरेज क्लास, ठीक है, रजिस्टर स्टोरेज क्लास, रजिस्टर स्टोरेज क्लास, इसके बाद स्टैटिक स्टोरेज क्लास एंड लास्ट इज एक्सटर्न स्टोरेज क्लास, ठीक है, एक्सटर्न स्टोरेज क्लास। तो यहाँ पे क्वेश्चन है लाइफ टाइम ऑफ स्टैटिक वेरिएबल से। ऑप्शंस है टिल द एंड ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, टिल द एंड ऑफ द मेन प्रोग्राम, टिल द टाइम फर्स्ट 10 स्टेटमेंट्स गेट एग्जीक्यूटेड या फिर विद इन द फंक्शन इन विच दे आर डिफाइंड। तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा टिल द एंड ऑफ द मेन प्रोग्राम। स्टैटिक वेरिएबल्स जो होते हैं ना उनकी जो लाइफ टाइम होती है वो प्रोग्राम के खत्म होने तक बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि जिस फंक्शन के अंदर उन्हें बनाया गया है उनकी लाइफ टाइम वहीं तक होगी। अगर एक बार वो बन गए तो उसके बाद जब तक मेन प्रोग्राम खत्म नहीं होगा जब तक उसकी लाइफ टाइम खत्म नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे स्टोरेज क्लास के टॉपिक के अंदर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है स्टैटिक वेरिएबल के लिए। और एक बात और याद कर लो यहाँ से कि स्टैटिक वेरिएबल जो होते हैं ना वो बाय डिफॉल्ट 0 से इनिशियलाइज होते हैं, ठीक है। मतलब बाय डिफॉल्ट इन वेरिएबल के अंदर 0 स्टोर होता है। तो बढ़ेंगे आगे और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। द सीपीयू क्लॉक स्पीड रेफर्स टू नंबर ऑफ। सीपीयू की क्लॉक स्पीड क्या दिखाती है? कितने नंबर ऑफ क्या, ठीक है। तो सीपीयू के अंदर होती है क्लॉक स्पीड जो बताती है, देखो यहाँ पे ऑप्शन है सीपीयूज इट कैन हैव, रैम्स इट कैन हैव, क्लॉक्स इट कैन हैव या फिर नंबर ऑफ साइकिल सीपीयू एग्जीक्यूट्स पर सेकेंड। तो यहाँ पे सीपीयू क्लॉक का स्पीड का मतलब ये होता है कि कितने नंबर ऑफ साइकिल सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है पर सेकेंड, ठीक है। कितने नंबर ऑफ साइकिल को सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है पर सेकेंड उसे बोलते हैं सीपीयू क्लॉक स्पीड। तो यहाँ पे बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन है ये और डायरेक्ट क्वेश्चन है एकदम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। इफ एक्स वाई एंड जेड आर पॉइंटर वेरिएबल्स ऑफ टाइप कैर इंट एंड फ्लोट रिस्पेक्टिवली इन सी लैंग्वेज। अगेन क्वेश्चन आया सी लैंग्वेज से, बहुत इंपॉर्टेंट है सी लैंग्वेज, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, देखो पॉइंटर से क्वेश्चन आया है तो काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होता है सी लैंग्वेज का। देखो यहाँ पे क्या है समझना, एक्स वाई और जेड तीन क्या है पॉइंटर वेरिएबल है। एक्स जो है वो है कैरेक्टर टाइप का, वाई है इन टाइप का और जेड है फ्लोट टाइप का, ठीक है। ये तीनों क्या है पॉइंटर वेरिएबल्स है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है।
तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, साइज ऑफ एक्स वाई एंड जेड आर सेम। इन तीनों पॉइंटर वेरिएबल का साइज बिल्कुल सेम होगा। जब मैं आपको पॉइंटर्स पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी कि पॉइंटर वेरिएबल्स में साइजेस कैसे होते हैं, ठीक है। आप जानते हैं करेक्टर, इंट और फ्लोट। अगर आप नहीं जानते तो वेट करना, मंडे से हम स्टार्ट करेंगे सी लैंग्वेज। और जो जानते हैं थोड़ा बहुत उन्हें पता होगा कि सी लैंग्वेज के अंदर अलग अलग क्या होते हैं, डेटा के टाइप्स होते हैं और अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ डेटा अलग अलग साइजेस होते हैं। तो करेक्टर का होता है 1 बाइट साइज, इंट का होता है 2 बाइट साइज और फ्लोट का होता है 4 बाइट साइज। लेकिन जब ये पॉइंटर बन जाते हैं, पॉइंटर वेरिएबल बन जाते हैं, उस केस में इनका सभी का साइज सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। जब हम पॉइंटर्स पढ़ेंगे तब बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। अभी के लिए बढ़ जाते हैं आगे और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 की। इंटरनेट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इंटरनेट किसका एग्जाम्पल है, वैन का, मैन का, वीलैन या फिर लैन का। आप सब लोग जानते होंगे टाइप ऑफ नेटवर्क्स के बारे में। नेटवर्क बेसिकली क्या होता है, जब आप बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर देते हैं कम्युनिकेशन के लिए तो उसे बोलते हैं नेटवर्क, ठीक है। अब यहाँ पे नेटवर्क के टाइप होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल एरिया हमने नेटवर्क्स को डिफरेंट टाइप में बांटा है, जैसे कि लैन, मैन, वैन, पैन एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनेट किसका एग्जाम्पल है, इंटरनेट है वैन का एग्जाम्पल। तो इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। सभी नेटवर्क्स का सबसे बड़ा नेटवर्क क्या होता है, इंटरनेट। एक वर्ल्ड वाइड वेब नेटवर्क है, आप जानते हैं। तो यहाँ पे ये होता है एक वैन नेटवर्क, जिसे हम बोलेंगे वाइड एरिया नेटवर्क। यहाँ पे वैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। क्लियर हो गया, ओके। अब देखो यहाँ पे मैन की फुल फॉर्म क्या होती है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और यहाँ पे लैन की होती है लोकल एरिया नेटवर्क। और वीलैन का मतलब होता है वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। क्लियर हो गया। तो जब हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क को तब बताऊंगी आपको क्या होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क इन डिटेल। बढ़ेंगे आगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। यहाँ पे देखो, डॉट नेट फ्रेमवर्क द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया था, ठीक है। देखो यहाँ पे डॉट नेट फ्रेमवर्क जो है वो किस कंपनी के थ्रू डिजाइन और डेवलप किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, ओरेकल या फिर गूगल। तो माइक्रोसॉफ्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क को माइक्रोसॉफ्ट ने डिजाइन और डेवलप करा था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, ऑपरेटिंग सिस्टम इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ। तो ये क्वेश्चन तो आप जानते ही हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो अभी तक अगर आपको सभी क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखो आज की क्लास में हम कवर करेंगे 25 क्वेश्चन और बाकी 25 क्वेश्चन कंप्यूटर नॉलेज के हम करेंगे कल की क्लास के अंदर, ठीक है। और कल संडे है तो कल आपका टेस्ट भी होगा, बिल्कुल होगा। और टेस्ट के अंदर क्या आएगा बात करेंगे क्लास के एंड में, ठीक है। देखो यहाँ पे 21st क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे 21st क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व अ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम, ठीक है। किसी भी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप में जो हम सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं उसे क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं या फिर रूटीन बोलते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, एल्गोरिथम इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पहले निकालने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन लिखना पड़ता है, ना कि डायरेक्टली आप प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम से पहले हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बनाना पड़ता है जिसके अंदर हम बताते हैं कैसे हम प्रोसीड करेंगे, ठीक है। और एल्गोरिथम में हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज नहीं करते हैं, सिंपली इंग्लिश लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं। और एल्गोरिथम को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि एल्गोरिथम को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं क्या, उसे बोलेंगे फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में क्या होता है, बेसिकली हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं और फ्लो चार्ट आपकी एल्गोरिथम का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंट होता है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंट ऑफ एल्गोरिथम इज फ्लो चार्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जब भी आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मिलेगा इसका आंसर एल्गोरिथम ही होगा, ठीक है। ये इसकी ट्रिक होती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22,
Which of the following field cannot be left blank while sending an email? तो आपने बहुत बार ईमेल भेजे होंगे। यहाँ पे देखो ईमेल से क्वेश्चन आया है कि जब आप ईमेल सेंड करते हैं उस टाइम पर कौन सी ऐसी फील्ड है जिसे आप लेफ्ट ब्लैंक मतलब खाली नहीं छोड़ सकते हो। सब्जेक्ट वाली फील्ड है, टू वाली फील्ड है, सीसी मतलब और बीसीसी मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, ठीक है, कार्बन कॉपी। और नेक्स्ट है बीसीसी, इसका मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्लियर हो गया, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखते होंगे जब भी हम सेंड करते हैं कोई ईमेल, सब्जेक्ट वाले फील्ड को हम खाली छोड़ सकते हैं, सीसी और बीसीसी फील्ड को भी आप खाली छोड़ सकते हो, लेकिन टू वाली फील्ड को आप खाली नहीं छोड़ेंगे। अगर खाली छोड़ेंगे तो वो एज अ ड्राफ्ट सेव हो जाएगा, ठीक है। तो आपको टू वाली फील्ड के अंदर लिखना पड़ेगा किस पर्टिकुलर रेसिपिएंट को आप ईमेल सेंड करना चाहते हैं, उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पे आएगा, ठीक है। और एक साथ आप मल्टीपल पर्सन्स को भी ईमेल सेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे टू वाली फील्ड को हम खाली नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पे कैन नॉट मतलब क्या है कि कौन सी फील्ड खाली नहीं छोड़ सकते, मतलब टू वाली फील्ड आप खाली नहीं छोड़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है यहाँ पे, ठीक है। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 की। तो ये क्वेश्चन हिंदी में है और ये क्वेश्चन भी है आपका सी लैंग्वेज से। देखो यहाँ पे सी लैंग्वेज से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे सी लैंग्वेज से मोस्टली। तो अगर आप जब भी सी लैंग्वेज पढ़ेंगे, चाहे कहीं से भी पढ़िए, आपको सी लैंग्वेज ध्यान से पढ़नी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको थ्योरी क्लियर नहीं होगी तो क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, स्ट्रक्चर उपयोगकर्ता परिभाषित डेटा प्रकार है जो हमें विभिन्न डेटा प्रकारों के संग्रह को संग्रहित करने में सक्षम बनाता है। तो मैं इसे एक बार इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देती हूँ ताकि बच्चों को दिक्कत ना आए। देखो यहाँ पे बोला गया है स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, ठीक है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। जस्ट अ मिनट, डेटा टाइप, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये पहले से प्री डिफाइन नहीं होता है, यूजर इसे अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकता है। इसके अंदर वेरिएबल्स खुद से हम डिफाइन करते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स जो होते हैं, अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स को आप स्ट्रक्चर के अंदर रख सकते हैं। तो ये इसका क्या होता है, मेन काम होता है स्ट्रक्चर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का। तो ये है फर्स्ट स्टेटमेंट, तो ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है स्ट्रक्ट एंड यूनियन दोनों ही कीवर्ड हैं और इनका उपयोग कमर्श स्ट्रक्चर और यूनियन को परिभाषित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रक्चर और यूनियन दो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। तो स्ट्रक्चर भी होता है और इसके साथ साथ क्या होता है, यूनियन भी होता है। इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ये मैं आपको पढ़ाऊंगी थ्योरी क्लास में और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखो स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हमें स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करना होता है, ये बात आप समझ लो। और यूनियन को डिफाइन करने के लिए हमें यूनियन कीवर्ड का इस्तेमाल करना होता है। ये दोनों कीवर्ड्स हैं, ठीक है। जैसे आप लिखते हो स्ट्रक्ट, इसके बाद स्ट्रक्चर का नाम आता है और फिर उसकी बॉडी आती है। ऐसे यूनियन, इसके बाद नाम आएगा यूनियन का, उसके बाद उसकी बॉडी आती है। तो मैं आपको पढ़ाऊंगी जब बताऊंगी डिटेल के अंदर। तो यहाँ पे बोला गया है कि स्ट्रक्ट और यूनियन दोनों कीवर्ड है और इनका इस्तेमाल स्ट्रक्चर और यूनियन को परिभाषित मतलब डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। तो बिल्कुल ठीक बात है, ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल ठीक है, मतलब स्टेटमेंट बी भी ठीक है और फर्स्ट भी ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट और सेकंड ट्रू है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24। With respect to multimedia, the term SNR stand for। तो मल्टीमीडिया से क्वेश्चन आया है यहाँ पे। SNR का मतलब क्या है, यहाँ पे फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। SNR की फुल फॉर्म क्या होती है, सिग्नल विद नॉइस रेट, सिग्नल टू नॉइस रेट, सिग्नल एंड नॉइस रेट या फिर सिग्नल टू नॉइस रेशियो। बिल्कुल ठीक बात है, सिग्नल टू नॉइस रेशियो होता है, ना कि रेट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा
एसएनआर के बारे में। ठीक है, देखो एसएनआर होता क्या है पहले ये समझ लो। आपने समझ लिया यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म होती है सिग्नल टू नॉइस रेशियो। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल क्या होता है, क्या इसका मेन काम है, इसे या तो बोलते हैं एसएनआर या फिर इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, देखो एस स्लैश एन से भी इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बेसिकली एक रेशियो है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए। इसका मतलब क्या होता है, अगर हमें जो सिग्नल है, डिजायर्ड सिग्नल है, उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करना है, मतलब जो हमारा सिग्नल है इस वक्त उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बैकग्राउंड नॉइस के स्ट्रेंथ से कितनी ज्यादा है, इसको मेजर करने के लिए हम एसएनआर रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे देखो ये एक बेसिकली क्या है, आपके डिजायर्ड सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो बैकग्राउंड नॉइस से कितनी ज्यादा अच्छी है उसको मेजर करने के लिए ये एक रेशियो होता है, और इसको हम मेजर करते हैं किसमें, डेसिबल्स में। ठीक है, डेसिबल्स में इसको मेजर करा जाता है। क्लियर हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है और यहाँ पे इसकी तीन वैल्यू आ सकती है, जीरो आ सकती है वैल्यू, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ सकती है और नेगेटिव भी इसकी वैल्यू आ सकती है। ठीक है, तीन वैल्यू आ सकती है। अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव का मतलब क्या है, अगर इस रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव आएगी इसका मतलब ये है कि जो आपका सिग्नल है उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी है आपके नॉइस लेवल से। ठीक है, तो जितना ज्यादा इसका रेशियो होगा उतना ही ज्यादा आपका सिग्नल की क्वालिटी अच्छी होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नेगेटिव होगी क्वालिटी तो क्या हो जाएगा, आपका रेशियो नेगेटिव आएगा। इट मीन्स आपका जो नॉइस लेवल है वो ज्यादा है और जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो कम है। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा एसएनआर का मतलब क्या होता है, सिग्नल टू नॉइस रेशियो। ठीक है, सिग्नल और नॉइस के बीच में क्या रेशियो होता है ये हम निकालते हैं एसएनआर से। क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीसीपी। ठीक है, टीसीपी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल होता है, यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, ये कम्युनिकेशन के लिए यूज करा जाने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है जो आपके ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूज किया जाता है। इसके साथ एक और प्रोटोकॉल होता है, कौन सा, यूडीपी, जिसकी फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में आती है। तो यूडीपी की फुल फॉर्म मैं आपको लिखवा देती हूँ, इसे लिख लेना। यूडीपी एक प्रोटोकॉल है जो ये भी ट्रांसपोर्ट लेयर पे ही यूज होता है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। क्या होती है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होती है इसकी फुल फॉर्म। एक चीज और, टीसीपी जो होता है वो होता है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, मतलब ये कनेक्शन बनाने के बाद ही कम्युनिकेट करता है। लेकिन यूडीपी होता है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं बनता, डायरेक्टली डेटा सेंड होता है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। तो इस क्लास में हमने कवर कर लिए आपके प्रीवियस ईयर पेपर के 25 क्वेश्चंस ऑफ कंप्यूटर नॉलेज। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। तो 26 क्वेश्चन से हम कल बात करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी और जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिए वो आपको क्लियर होगी। ठीक है, तो बात करते हैं संडे टेस्ट के सिलेबस के बारे में। तो हर संडे टेस्ट होता है और कंप्यूटर नॉलेज पर बेस्ड ये टेस्ट होता है। तो बात करते हैं संडे के टेस्ट के बारे में। तो इसके लिए आते हैं यहाँ पे, देखो कल है संडे और कल है आपका टेस्ट। 20 एमसीक्यूज रहेंगे फिर से, विद टाइमर आपका टेस्ट होगा और इस बार मैं टाइम बिल्कुल इंक्रीज नहीं करूंगी। आधे घंटे का टाइम मिलेगा आपको, 30 मिनट्स फॉर 20 क्वेश्चंस, और आपको 20 क्वेश्चंस 30 मिनट्स में ही करने होंगे। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे और कंप्यूटर नॉलेज के लिए बेसिकली ये टेस्ट हो रहा है। प्रैक्टिस टेस्ट 3 है ये, इससे पहले 2 टेस्ट हो चुके हैं। तो ये जो टेस्ट है आपको काफी हेल्प करेगा इन सभी एग्जाम्स के अंदर, यूपीपीसीएल, एआरओ, कैंप असिस्टेंट एंड असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए। ठीक है, और कल के क्लास का टाइम मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है। तो कल का क्लास का जो टाइम रहेगा वो रहेगा 5 PM से। हालांकि जो हमारे लास्ट 2 टेस्ट हुए हैं वो 12 PM पे होते थे, लेकिन कल के लिए मैंने टेस्ट टाइम थोड़ा चेंज करा है। तो आपका जो टेस्ट का टाइम रहेगा वो रहेगा, कल है आपका 31 अक्टूबर। ठीक है, 31 अक्टूबर को जो टेस्ट टाइम है वो है 5 PM से 5:30 PM। ठीक है, तो आप सभी लोग 5 बजे पहुंच जाना। कहाँ पर आना है आपको, आपको आना है टेलीग्राम चैनल पे 5:30 PM पे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आपको टेस्ट का लिंक मिल जाएगा।
तो 30 मिनट्स के लिए आपके पास टेस्ट एक्टिव रहेगा। अगर आपने 30 मिनट्स के बाद टेस्ट सबमिट किया, मतलब अगर आपने 5:31 पर टेस्ट सबमिट किया, तो आपका टेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगा। आपको एग्जैक्टली 5:30 से पहले या फिर 5:30 पर ही टेस्ट सबमिट करना है, ठीक है। तो 20 क्वेश्चंस है, 30 मिनट्स बहुत ज़्यादा टाइम मैंने आपको दिया हुआ है, ताकि आपको अगर लिंक खोलने में दिक्कत आती है तो वो सब आप रिजॉल्व कर लो इन 30 मिनट के अंदर, ठीक है। तो आपको हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन मिलेंगे, और सिलेबस क्या होगा पहले आप ये समझ लो। इसमें आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट, ओएस प्लस बूटिंग प्लस डीवीडी और फ्लॉपी डिस्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगी इसके अंदर मैं आपसे। और इसके साथ साथ हम नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन इसके अंदर ऐड करने वाले हैं, क्योंकि जो आपके नंबर सिस्टम के बेस्ड क्वेश्चन थे वो लास्ट पेपर में पूरे नहीं हुए थे। फ्रैक्शन बेस्ड नंबर सिस्टम के क्वेश्चन यहाँ पे ऐड करूंगी, ठीक है। ऐसा देखा गया है कि असिस्टेंट अकाउंटेंट के पेपर में अभी तक नंबर सिस्टम से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, लेकिन देखो आगे आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको भी ये टेस्ट के अंदर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं नंबर सिस्टम वाले, ठीक है। मैं नंबर सिस्टम के बस 2 से 3 क्वेश्चन ऐड करूंगी, बाकी एआरओ और कैंप असिस्टेंट में नंबर सिस्टम से डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। क्लियर हो गया? तो ये आपका सिलेबस रहेगा। तो अगर आपने ये सभी क्लासेस देखी है चैनल पे, तो डेफिनेटली आप टेस्ट कर पाएंगे और बहुत अच्छे नंबर ला पाएंगे, ठीक है। तो कल के टेस्ट में सभी को अच्छे नंबर लेके आने हैं, और टेस्ट का लिंक आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, और डायरेक्टली आपको वहीं से ही लिंक पे क्लिक करके टेस्ट शुरू कर देना है। बस आपको अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा, उसके बाद आप टेस्ट सबमिट कर सकते हो, ठीक है। और आपको चीटिंग बिल्कुल नहीं करनी है, ईमानदारी से क्वेश्चंस करने हैं, ताकि एग्जाम में आपको कैसे क्वेश्चन करने हैं, स्पीड मेंटेन कैसे करनी है, आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए लर्नर सारथी को। थैंक यू सो मच।